हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हम घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर 2025 देख रहे थे। ठीक है, हमने पहला जो इसका सब्जेक्ट उठाया था भारतीय राज्य व्यवस्था। इस सीरीज में हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं और यह चौथा वीडियो है। ये आपके जो जीएस है ये सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस आती है उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो है 34। ठीक है, 1 + 33। एक इसमें क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं, और 33 इसमें अन्य न्यायाधीश। तो टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित संख्या है 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारत के संविधान के द्वारा हुई थी इसकी, और हुई थी 26 जनवरी 1950 को। सही कथन है कौन कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, ये भी सही है, जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पूरे देश का एक न्यायालय है। मानव अधिकारों का संरक्षक है, बिल्कुल है, और संविधान का अंतिम विवेचक भी है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, और अंतिम विवेचक भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसकी है? तो वृद्धि करने की शक्ति किसकी है? संसद की। भारत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उसको जैसे इस्तीफा देना हो तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो जब संसद की सिफारिश करेगी, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो संसद की सिफारिश कैसे होगी? जैसा महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाकर, ठीक है, संसद के विशेष बहुमत से। नेक्स्ट है, सही कथन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी महाभियोग जो प्रस्ताव है उसका मतलब। ठीक है, तो क्या होगा कि जो उपस्थित हैं सदस्य और जो मतदान कर रहे हैं, ठीक है, उपस्थित सदस्यों का बहुमत हो, और जो मतदान कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 2/3 सदस्य समर्थित हों। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है जो न्यायाधीश की? तो कितनी है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है, कौन कौन से हैं कि जिसमें न्यायालय की स्वायत्तता बनी रहे? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना होगा, बिल्कुल सही है। और न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा, जिस पर विधानमंडल को अपना मत देना, ठीक है, नहीं होता है, तो दोनों सही हैं। निवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो कहीं भी नहीं कर सकते। ठीक है, देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों एवं अतिरिक्त न्यायाधीशों की में से किसकी नियुक्ति की जाती है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें की जाती है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ जो न्यायाधीश हैं की नियुक्ति होती है कैसे? न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होने पर, यदि न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो वहाँ पर तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, किसमें है?
सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। इन्हें हाई कोर्ट में नियुक्त नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्याय भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में और कौन से कथन सही हैं, देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जो भारत का सीजेआई है, ठीक है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो उच्चतम न्यायालय का निवृत्त न्यायाधीश है उसको बैठने के लिए बुलाया जा सकता है और कार्य करने के लिए, ठीक है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने अंतिम निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा उच्चतम न्यायालय के पास है, तो यह भी सही है, ठीक है। वो अपने निर्णयों की पुनः जांच कर सकते हैं। आगे देखते हैं कॉलेजियम प्रणाली के बारे में, ठीक है, कि कौन से कथन इसमें सही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है, बिल्कुल सही है इतना, जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। जो कॉलेजियम रहता है उसकी अध्यक्षता सीजेआई करते हैं और उसमें 5 सदस्य रहते हैं, जिसमें एक सीजेआई और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किया है? नहीं, संसद ने नहीं किया है, एक सुप्रीम कोर्ट ने ही इसका सिस्टम बनाया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, ये भी सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में सेकंड जजेस मामले के उपलक्ष्य में की गई थी, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। 1993 में एक आया था सेकंड जजेस केस, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था कब? 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो कितनी संख्या है उनकी? 4। आपने देखा है अभी 1+4, एक सीजेआई और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो जो संवैधानिक मामले होते हैं उनको एक संवैधानिक पीठ द्वारा सुना जाता है, ठीक है। और संवैधानिक पीठ कब बनती है? जब कम से कम उसमें 5 सदस्य हों, तो ये ध्यान रखना। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, कैसे? मूल अधिकारता के अंतर्गत, ठीक है। जो केंद्र और राज्य के विवाद हैं वो भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसकी मूल अधिकारिता की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं क्या? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ठीक है। तो ये किस में आते हैं? आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो गोलकनाथ केस में बनी है दूसरी, ठीक है। पहली कब बनी थी? तो केशवानंद भारती केस था जो, उसमें बनी थी, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब दिया था? तो केशवानंद भारती बाद में दिया था, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो किस में कहा था ये? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है आपका मूल अधिकार। नेक्स्ट है इंदिरा साहनीवाद में क्या कहा था? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक चिकनी परत, ठीक है। विशाखावाद में अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण से संबंधित है विशाखावाद, ठीक है। ये इंदिरा साहनीवाद क्या था कि ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड था और इसने जो आरक्षण की सीमा थी वो 50% निर्धारित की थी, ठीक है। तो ये उसी का हिस्सा। मेनका गांधीवाद में क्या था? मेनका गांधीवाद था कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं है ये। आगे देखते हैं, संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय निक्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। तो जब अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 से पढ़ेंगे तो वहाँ पर संवैधानिक विवाद के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंध रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, कैसे? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है, क्या है? यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो आपके बिल्कुल सही है। इनका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, क्या है? कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी है
और मूल अधिकार क्षेत्र, ठीक है, ये भी है। तो तीनों जो दिए गए हैं क्षेत्र, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है किसके अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह नहीं कार्य कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो देखो, इसका अर्थ है भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता, ठीक है। संसद विधि नहीं बना सकती है कि जो उसकी शक्तियां हैं वो किस प्रकार से कार्य करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं सही कथन कौन से हैं। तो भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भारत के संविधान है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो कौन सा है वो आर्टिकल? आर्टिकल 137 है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। यदि इस राज्य का कोई विधानमंडल या संसद कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, तो वह उसे अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की अर्थ क्या है? विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, ठीक है। जैसे संसद या राज्य विधानमंडल कोई विधि बनाता है तो संसद उसका सर्वोच्च न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकता है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन में सामान्य न्यायालय को अधिकार है क्या है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये आपका क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की अधिकारता उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को है, ठीक है। तो ये दोनों सही, ये पहला सही है। और भारत के संविधान के किसी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो ये दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है कहाँ कहाँ? भारत और यूएसए दोनों देशों में प्रचलित है। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच को प्रतिबंधित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 122 है, जहाँ पर न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी व्यक्ति संविधान संशोधन कानून द्वारा, ठीक है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को उल्लंघन करता को, ठीक है, के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, ठीक है। अगर विधि के समक्ष समानता ये जो आपका शामिल है, ठीक है, ये आपके FR में शामिल है, ठीक है, फंडामेंटल राइट में। अगर इसको उठा के कहीं और रखता है तो इस संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उसे जो संवैधानिक संशोधन हुआ है उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अभिकथन क्या है कि भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण क्या है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो ये कुछ ये क्षेत्र में सीमित है, बिल्कुल है, ठीक है। और कुछ इसमें उधार के तत्व शामिल हैं संविधान में, ये भी सही है। लेकिन दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, व्याख्या सही नहीं कर रहा है कथन की कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। जैसी विधि है, संविधान है, उसके अनुसार प्रक्रिया होनी चाहिए। भारत में न्यायिक प्रणाली आधारित है, कैसे है? संविधान से, बिल्कुल, परंपरा के अनुसार भी चलती है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो संविधान ने जो प्रक्रिया निर्धारित की है, परंपराओं ने कुछ, और जो संविधान के अनुसार कानून बनाए गए हैं, इन तीनों के आधार पर न्यायिक प्रणाली आधारित है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही होता है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है, किसको है? राष्ट्रपति को। और कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 143 के अंतर्गत, ठीक है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है, ठीक है। कौन से? आर्टिकल 143 के खंड 1 में विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में
भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो संसद को अधिकार दिया गया है, ठीक है, कि वो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार हैं उसको बढ़ा सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में सही कथन है। क्या है? परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, ठीक है, ये सही है। और परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। ये भी दोनों कथन सही हैं। फिर से देख लेते हैं। पहला कथन है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, ठीक है, ये सही है। और परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। तो क्या है कि जो मत सरकार सुप्रीम कोर्ट देगा उसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तभी वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। जब राष्ट्रपति किसी बात को परामर्श मानेगा, ठीक है, मांगेगा उच्चतम न्यायालय से, तभी देगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की है। किसने की है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ठीक है। सेकंड ARC कमीशन की जो रिपोर्ट है उसने कहा है कि नियुक्ति में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी हो। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 227 में। भारतीय संविधान ने के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? तो ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो 10 वर्ष कम से कम वो एडवोकेट रहें, तब न्यायाधीश के रूप में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संपूर्ण संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है किसके द्वारा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ऐसी शपथ ली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, क्या आते हैं? तो जो मूल अधिकार हैं वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसको है? तो इस सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अनुच्छेद के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है। तो कौन से? आर्टिकल 355 के अंतर्गत इसको असंवैधानिक घोषित किया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। ये 1993 का केस था, उसमें दिया था। भारतीय संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? इसका स्रोत क्या है कि न्यायिक व्याख्या। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय देता है तो उस न्यायिक व्यवस्था से, न्यायिक व्याख्या से, ठीक है, ये मूल ढांचे का सिद्धांत है, ये जुड़ते जाते हैं उसमें, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय क्या है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में कोई निर्णय दे दिया है तो वो सभी जो निर्णय हैं वो सभी न्यायालयों द्वारा मान्य होंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी हो, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय हो, कोई हो। अभिलेख न्यायालय माना जाता है क्या? कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को अगर ये दोनों लोग कोई निर्णय देते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दे दिया तो हाई कोर्ट मानेंगे और अधीनस्थ मानेंगे, और हाई कोर्ट ने दे दिया तो अधीनस्थ मानेंगे, ठीक है। तो ये है प्रावधान है अभिलेख न्यायालय में। अनुच्छेद 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, जब राष्ट्रपति मांगे तब। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। और अनुच्छेद 136 क्या है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, ठीक है। तो ये प्रावधान है 136 में आर्टिकल में।
आगे देखते हैं सही कथन कौन से हैं। तो एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। और भारत में न्यायालयों की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सभी प्रावधान है बिल्कुल सही हैं। न्यायालय की अपनी अवमानना के संबंध में उसे दंड देने की भी शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन है क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायालय है वो अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार रखता है। ठीक है, पुनः निरीक्षण करता है, अगर लगता है उसको कि इसमें सुधार होना है तो वो सुधार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो राष्ट्रपति अगर अनुमोदित कर दे तो वह दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, टी डी एस ए टी के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके खिलाफ नहीं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? तो एच.एल. दत्तू थे, उसके बाद टी.एस. ठाकुर और फिर जगदीश सिंह खेहर। ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में कार्यरत थे, तो कहाँ थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं हम। भारत के मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में सही कथन है। ये भारत के 16वें न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही है। ये अब तक के सबसे लंबी अवधि तक न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। तो ये तीनों कथन सही हैं। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो कमल नारायण सिंह थे, ये सबसे कम अवधि के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह थी तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। ठीक है, कौन बनी थी? फातिमा बीबी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए.के. पटनायक, आर.वी. रविचंद्रन, एस.के. झा और ए.के. माथुर में से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे। तो न्यायमूर्ति एस.के. झा भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं थे। जनहित याचिका की शुरुआत की गई तो एक न्यायिक पहल द्वारा। ठीक है, सही कथन है कौन से? न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, तो एक इनका योगदान था न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर का, और किसका था? पी.एन. भगवती जी का। ठीक है, तो दो लोगों का इसमें ज़्यादा योगदान था, किसमें? जनहित याचिका के संबंध में। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका से। PIL का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पूछता है कई बार एग्जाम में। जो जनहित याचिका है प्रस्तुत की जाती है कहाँ कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में भी, दोनों जगह इसको पेश किया जा सकता है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश वही संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो किससे है? जनहित याचिका से। न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, ये किसने कहा था? न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने कहा था कि जो न्यायिक सक्रियतावाद है वो न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संबंधित है किससे? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, सितंबर 2003 में न्यायालय ने एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है। वह न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था 2003 में, उससे क्या हुआ था? तो महिलाओं की स्थिति है वो प्रतिष्ठित हुई थी। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है किससे? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है, विशाखाबाद। ठीक है, तो ध्यान रखना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। यह निम्नलिखित अनुच्छेद में विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 है जिसमें ये विहित है कि जो उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही है वो अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संबंधित है तो आईपीसी की धारा 377 से संबंधित है। जो समलैंगिकता संबंधी निर्णय दिया था वो आईपीसी की धारा 377 से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय अन्वेषण सीबीआई एक पिंजराबंद तोता है। तो कोयला आवंटन घोटाले बाद हुआ था, उसमें कहा था कि जो सीबीआई है वो एक पिंजराबंद तोता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्यपाल। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के मूल योजना को छोड़ दिया गया क्योंकि इसका तात्पर्य होता कि दूसरा निर्वाचन, और एक निर्वाचन राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। ठीक है, ये भी सही है। और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन भी कार्य करना था।
तो जो राज्यपाल की व्यवस्था की जा रही थी जब संविधान में, तो वहाँ पर प्रश्न था कि क्या राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए। तो ये व्यवस्था छोड़ दी गई कि राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए। क्यों? कि अगर निर्वाचित राज्यपाल होता तो वो अपने अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, ठीक है, और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो फिर ऐसी व्यवस्था की गई कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार का राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है आपका? राज्यपाल, ठीक है। किसी राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद में है। कौन से हैं? आर्टिकल जो 155 है, 155, 155, उसके अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। ध्यान रखना, जो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो रामकृष्ण माथुर। वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा हैं, ठीक है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सही है, क्या है? उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये दोनों कथन आपके सही हैं। संविधान का अनुच्छेद जो भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, वो कौन सा आर्टिकल था? 157, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो बिल्कुल सही है, पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेना जरूरी है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ठीक है। तो जो राज्यपाल है उसको राज्य का जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, राज्य के हाई कोर्ट का, वो शपथ दिलाएगा। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसके कोई वरिष्ठ सदस्य जो वहाँ पे हाई कोर्ट में है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो बिल्कुल सही है, तीनों कथन आपके सही हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन देखते हैं कौन कौन से सही है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है, यह भी सही है। वह सामान्यतः 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहता है, यह भी सही है। और उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये भी आपका सही है। तो पाँचों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, ठीक है। ये सही है बिल्कुल आपका। और जो राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती, ठीक है। और किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जा सकती। तो ये आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जब एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल रहता है, ठीक है, तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, क्या होंगे? उ- इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, ठीक है। तो उन दोनों के राज्यों के जो अनुपात है उसमें बांटा जाएगा उसके वेतन भत्ते को। किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, कैसे? विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहना, ठीक है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, ये भी सही है। और भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखने के लिए, और विधेयका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। तो ये स्वतंत्र रूप से राज्यपाल कार्य कर सकता है। आगे देखते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो अनुच्छेद 200 के अधीन, ठीक है। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित राज्यपाल को भेज दिया। तब क्या होगा? जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा, ठीक है। तो यदि राज्यपाल क्या है कि किसी संवैधानिक, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, पढ़ लीजिए आप।
किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, उसे पारित करने राज्यपाल भेज दिया गया है। अब क्या क्या होगा? ठीक है, जैसे कोई विधेयक, जैसे मान लीजिए धन विधेयक था, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, लेकिन अब अनुमति नहीं ली गई और विधानसभा ने पारित कर दिया और फिर भेजा गया राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल ने भी उसको क्या कर दिया? पारित कर दिया। तो क्या होगा? ये अविधि मान्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल ने उसको पारित कर दिया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 213 के तहत ये शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, अनुमोदन का होना आवश्यक है। किसके द्वारा? राज्य की विधायिका द्वारा। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। राज्यपाल के संदर्भ में कथन सत्य है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। नियुक्ति नहीं करता है तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, तो ये भी सही है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये है। तो जो कथन दिए गए हैं ये आपके सही है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके किसी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि दीवानी मामलों में नहीं चलाया जा सकता, फौजदारी मामलों में चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये भी सही है। और एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होगी, तो भी आपका सही है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते, तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्यपाल उत्तरदायी होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है। भारत के संविधान में, ठीक है, अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो राज्यपाल के जो राज्य का राज्यपाल है उसके विरुद्ध अभियोग जैसा कोई प्रस्ताव नहीं चलाया जा सकता। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी, उत्तर प्रदेश की। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पद्मजा नायडू। ठीक है, और मध्य प्रदेश की पहली महिला तो सरला ग्लेवाल। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपालों राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़ और डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी। मध्य प्रदेश के राज्यपालों एच बी पाटस्कर, निरंजन नाथ बांचू, सत्यनारायण सिन्हा और के सी रेड्डी में से जो भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो कौन थे? निरंजन नाथ बांचू जो थे वो भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एच बी पाटस्कर थे, सत्यनारायण सिन्हा थे और के सी रेड्डी थे। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसके स्मृति में? सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है महिला दिवस। ठीक है, इसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने, ठीक है, इसके माध्यम से किया गया था, जो राज प्रमुख था उसकी जगह पे राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया है तो रघुकुल तिलक थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था। आगे देखते हैं। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति का भाग नहीं लिया है। ठीक है, राजनीति में भाग नहीं लिया है। तो सरकारी आयोग 1983 में बना था। उसने कहा था कि जो राज्यपाल बन रहा है वह व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल ना हो और साथ ही वो राजनीति से ना जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। तो हम देखेंगे मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन कौन कौन से हैं। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसका पद
पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, कौन कौन से हैं? राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद, ये तीनों उसके भाग हैं राज्य की विधायिका के। राज्य में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है? तो उच्च सदन कौन है आपका? विधान परिषद। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में सही कथन है। विधान परिषद कैसे गठित होगी? तो वो देखते हैं। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो विधान परिषद है उसमें राज्य की विधानसभा के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन साथ में क्या है, संख्या 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए। तो उसके दो ये क्राइटेरिया हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में पड़ा रह सकता है। तो 3 माह से अधिक नहीं। ठीक है, ये एक बार में है। ठीक है, प्रथम बार की बात है। और विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम रोक सकती है, कितना? 4 महीने। प्रथम बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने तक रोक सकती है, उसके अलावा वह नहीं रोक सकती। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो कहाँ? केवल विधानसभा में। ठीक है, और इसमें राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? आपके वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। ठीक है, तो जब विधानसभा में मनी बिल पेश किया जाता है तो उसके पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है, कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 171 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें विधानसभा की संरचना है। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है, कौन सी है? तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। ठीक है, अगर राज्य विधानसभा उसको पूर्ण बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित कर दे और राज्य उसमें संसद साधारण विधि से उसको रद्द कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, कहाँ पे है? 169 में आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 169 में है कि विधानसभा की स्थापना कैसे होगी। राज्य के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, कैसे? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, तो जो विधान परिषद है इसको कौन समाप्त करेगा? संसद। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में सही कथन है, क्या है? यह केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। ठीक है, तो बिल्कुल सही कथन है, कोई बाध्यता नहीं है कि वह इस बारे में विधि बनाए। नोट देखते हैं इसमें क्या है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जिसके बाद अब क्या है कि देश में कुल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है कितने सदस्यों को? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक एवं उद्योगपति में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो देखो, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, स्थानीय निकाय के सदस्य उसमें भाग लेते हैं निर्वाचन में, और शिक्षक लेते हैं। ठीक है, और स्नातक जो विद्यार्थी हैं वो भी लेते हैं, लेकिन इसमें उद्योगपति भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उद्योगपति भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो जो विधान परिषद है वो एक ऐसी संस्था है जिसको भंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है। यहाँ अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में इसके उपबंध हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी तक विधान परिषद नहीं रही है कभी। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्य का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष। राज्य विधान परिषद के विषय में सही है, तो क्या है? यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है,
तो लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है, ठीक है, विधायिका नहीं है। भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो विधानसभाओं के जो निर्वाचन है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 170, ठीक है। वे राज्य जो अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद हैं जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। जो नियम है कि जो विधानसभा गठित हो रही है उसमें 60 सदस्य से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 60 से कम सदस्य हैं, जैसे सिक्किम है, गोवा है, मिजोरम है और पुदुचेरी, ठीक है। अब देखते हैं सही कथन कौन कौन से हैं। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हत नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो आप विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते, ठीक है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो जो अधिकतम सदस्य हैं वो हो सकते हैं आपके 500, ठीक है। और मिनिमम कितने हैं? 60। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है, वो हमने ऊपर देख लिए। नेक्स्ट है हमारा, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन है वो आपका करता है भारत निर्वाचन आयोग। देखते हैं गोवा में कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो हैं 40, ठीक है। उत्तराखंड में कितनी है? 70। मणिपुर में कितनी है? 60। और उत्तर प्रदेश में है 403, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट यही अपना क्वेश्चन कि सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कितनी है? 403 सीटें। ये सीटें आप लोग देख लीजिएगा हर स्टेट की, अपने पड़ोसी स्टेटों की देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है जोड़ी बनाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो आपके हिमाचल प्रदेश की संख्या इसमें सबसे अधिक है। राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता दल बदल के अतिरिक्त, ठीक है, से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है, ठीक है। दल बदल के अतिरिक्त, दल बदल में कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो करेगा। और बाकी सदस्य की निर्भरता से संबंधित राज्यपाल करेगा। किस विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु बेहद की गई है? कितनी की गई है? तो 25 वर्ष, ये हम देख चुके हैं ऊपर। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उस अपना त्यागपत्र कैसे देगा? तो जो अध्यक्ष है वो अगर त्यागना चाहता है तो उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, ठीक है। विधानसभा के विघटन के बाद विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, ठीक है, जो नई विधानसभा बनती है उसकी बैठक के ठीक पूर्व तक बना रहता है, ठीक है। ये एक्चुअली में रहता है अध्यक्ष जब तक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती। यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं, राज्य में विधायिका का गठन है कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 168 में। और विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से आर्टिकल में है? 178 में। और सदस्यों के वेतन भत्ते 195 में है। और धन विधेयक की परिभाषा है आपके 199 में, ठीक है, तो ध्यान रखना। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश कौन देता है? तो जो सत्रावसान है उसके आदेश देता है राज्यपाल, ठीक है। और स्थगन का विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, ठीक है, सही है आपका। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियमों का पालन करता है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर बने रहते हैं, पर रहे हैं, सॉरी। तो मध्य प्रदेश में कौन है? रामकिशोर शुक्ला, ठीक है। ये प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो पहले क्या होता है? शपथ होती है, फिर होता है राज्यपाल का अभिभाषण, फिर होता है मंत्रियों का परिचय, और फिर होता है निधन संबंधी उल्लेख, ठीक है। तो ये क्रम है मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही का। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होनी चाहिए, ठीक है, जो भी अधिक हो उसमें आपकी गणपूर्ति मानी जाएगी। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण, गृह, शिक्षा और वित्त में से जिस विभाग के प्राक्कलन समिति का नियंत्रण के अधीन नहीं है, तो गृह विभाग के अधीन नहीं है, ठीक है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है तो किसके द्वारा? राज्य के विधानमंडल द्वारा। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है, किसके लिए? राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए।
राज्य विधानसभा निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेती है, किसके? ठीक है, देखते हैं राज्य विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है। तो राष्ट्रपति के लेती है, राज्यसभा के सदस्यों के लेती है और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, तो इन तीनों के निर्वाचन में भाग लेती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में सही है, क्या है? 162 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो वो आर्टिकल है 164। ठीक है, जिसमें क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 12। ठीक है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है, कब तक? 6 माह तक। 6 माह में उसको विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होती है, किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा? तो राज्य विधानसभा द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण होता है। न्यायपालिका द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ना अच्छे से फिर से। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, ये आपका बिल्कुल सही है। और कारण क्या है? कारण देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए पृथक के लिए विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, मंत्रियों के लिए कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है और इसके दोनों का स्पष्टीकरण भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन है? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर, तो ये भी आपके सही हैं। तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, जिससे मंत्री ने कोई प्रस्ताव दिया है लेकिन अभी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल चाहे, ठीक है, अपेक्षा करे तो जो परिषद है उसके समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित किया गया है, कहाँ पे किया गया है परिभाषित? आपके किया गया है 167 आर्टिकल में। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री के दायित्व हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि नई व्यवस्था के अनुसार है, तो कितनी है? 5 वर्ष। मध्य भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हुई थी। कौन थी वो? सुचेता कृपलानी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी में से जो अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे, तो गोविंद नारायण सिंह थे जो सदन के नेता नहीं रहे। ठीक है, सही कथन है। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये किया जाता है मुख्य सचिव को नियुक्त राज्यपाल द्वारा। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन है? तो सचिवालय है। ठीक है, जो राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया का निर्माण करती है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली नस्तियाँ जिसके माध्यम से भेजी जानी चाहिए वो कौन है? मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात विधानसभा भंग की गई थी, कहाँ कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की और राजस्थान की। ठीक है, भारत में वे राज्य जहाँ समान सिविल कोड लागू है तो कौन कौन है? वो गोवा है और वर्तमान में भी उत्तराखंड भी इसमें जुड़ गया है। ठीक है, तो दोनों राज्य हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, देख लीजिए कि भारत के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका ट्रांसफर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो किससे? सीजेआई से परामर्श लेगा वो। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेगा। तो कौन से आर्टिकल में है वो? आपके 222 में। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, कहाँ पे? उच्च न्यायालय में, ये ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं,
तो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से, ठीक है, संचित निधि से। और पेंशन कहाँ से दी जाती है? पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज जो जज हैं उसको पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है, इसके न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी है? अधिकतम आयु है इसकी 62 वर्ष, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की कितनी है? 65 वर्ष। सही कथन है। पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही न्यायालय है, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो ये भी सही है। दिल्ली का एक अकेला है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है, ठीक है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश में लास्ट बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है किसके? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी ऋट अधिकारिता के बारे में, ठीक है। ध्यान रखना, फिर से पढ़ो। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, ठीक है, तो वह अधीन होता है किसके? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी ऋट अधिकारिता के। वह उच्च न्यायालय जिसने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है। तो किसने दिया था ये? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप है वहाँ पर किस उच्च न्यायालय की अधिकारता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की, ठीक है। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई उच्च न्यायालय में से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन सा न्यायालय है जहाँ पे उसकी अधिकारता है? तो बम्बई न्यायालय ऐसा है जिसके पास राज्य बम्बई महाराष्ट्र की भी है और दमन एवं दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेश की भी, ठीक है। मार्च 2013 में नए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कौन कौन से? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में। उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारता में से एक से अधिक राज्यों में है, ठीक है, लेकिन संघ शासित क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारता क्षेत्र में एक से अधिक है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, तो कहाँ आते हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। बॉम्बे में कौन कौन आते हैं? महाराष्ट्र और गोवा। पंजाब एवं हरियाणा में कौन आते हैं? पंजाब एवं हरियाणा, ठीक है। तो 3 ऐसे राज्य हैं। आगे देखते हैं उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक बेंच हैं किसकी? तो बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आते हैं तो क्या है? मूल अधिकारों का संरक्षण। तो जो हाई कोर्ट है ये आपका 226 आर्टिकल का यूज करता है और जो उच्चतम न्यायालय है ये आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक ऐसी याचिका जो उच्च न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट या याचिका को क्या कहा जाता है? तो मैंडमस कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी न्यायपालिका जारी करती है। जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आती है, कैसे? संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के न्यायालय द्वारा जारी रेटों के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ नहीं जारी कर सकता, ठीक है। अगर वो कोई सार्वजनिक काम कर रहा है तो कर सकता है। कोई भी लोक प्रवण शक्ति, पब्लिक माइंड पर्सन अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए पिटिशनर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी जो अधिकार परीक्षा की रिट है प्राप्त करने के लिए न्यायालय में पिटिशनर हो सकता है, ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है तो क्या है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। ये किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 143 में, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है। ध्यान रखना, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव हैं जो उसमें जो चुनाव याचिका है वो उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। रिट जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो कौन सी है वो? प्रतिषेध। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। कब जारी की जाती है? एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख है
उन्हें हस्तांतरित कर दे। ठीक है, जो अपनी सीमा से बाहर कार्य कर रहे हैं तो एक सीमा तक उन्हें एक सुप्रीम कोर्ट को हस्तांतरित कर दे और वहाँ से वो मामला जब सुलझ जाए तो वापस वहाँ पे सुनवाई होने लगे हाई कोर्ट में। ठीक है, एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो कौन सी है? उत्प्रेषण। कथन देखते हैं और कारण देखते हैं। न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं। ठीक है, लेकिन न्यायिक सक्रियता यहाँ पे इसकी व्याख्या नहीं करता सही। ठीक है, तो ये आपका जो व्याख्या है ये सही नहीं है, बाकी कथन दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो ये भी कथन आपका सही है और ये आपकी व्याख्या भी बिल्कुल जनहित याचिका की सही कर रहा है। ठीक है, तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी इसकी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। ठीक है, देखते हैं आगे कारण क्या है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो ये आपका बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकार के अलावा दूसरे कोई डायरेक्ट नहीं सुनता। ठीक है, और बल्कि हाई कोर्ट क्या है कि मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी डायरेक्ट सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही हैं आपके और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। बाबरी मस्जिद या राम मंदिर विवाद का जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष था, ठीक है, का प्रकार है क्या है? तो टाइटल स्वीट था ये। ठीक है, स्वामित्व का मुकदमा था जो बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का मुद्दा था। ठीक है, सही कथन कौन है? नेक्स्ट देखते हैं, तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा वैसे ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो देगा आपके राष्ट्रपति को। ठीक है, न्यायमूर्ति जिसके विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया, तो वो न्यायमूर्ति कौन थे? सौमित्र सेन। ठीक है, जिनके विरुद्ध 2011 में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो कब तक रखा जा सकता है उसको? 3 माह तक। ठीक है, विधि आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो कौन थे वो? HR खन्ना। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उसमें 1/3 जो सदस्य हैं न्यायाधीश हैं, ठीक है, उन्हें दूसरे राज्य से होना चाहिए। तो किसने कहा था ये? न्यायाधीश HR खन्ना ने। जिला न्यायाधीश शब्द आया है कहाँ से? तो संवैधानिक अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीश का पद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। तो क्या है? अधिकरण न्यायालय है, इसके अंतर्गत जिलाधीश का पद शामिल नहीं है। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसको। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो जिला न्यायाधीश में क्या सम्मिलित नहीं होगा? अधिकरण न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। बिल्कुल सही है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। तो आपके दोनों कथन सही हैं और उसका स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में सही कथन है क्या है? विधिक परिषदों या बार काउंसिलिंग को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति है। तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बार काउंसिल है वो विधिक शिक्षा, कानूनी शिक्षा और विधि महाविद्यालय हैं उनके बारे में मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार ने अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। और भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के
नियंत्रण में है। ठीक है, तो जेल किसका विषय है? प्रांत सरकारों का, मतलब राज्य सरकारों का। ठीक है, तो आपके दोनों कथन सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। तो न्यायिक हिरासत में क्या होता है कि कैंडिडेट को जेल में भेजा जाता है, जो व्यक्ति होता है उसको जेल में भेजा जाता है। ठीक है, तो पहला कथन हो गया आपका गलत। दूसरा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यायिक हिरासत में व्यक्ति जेल में चला जाता है और कोई भी पुलिस अधिकारी है, ठीक है, वो बिना न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत सही कथन। ठीक है, तो कुछ अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को या मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, बिल्कुल सही है। और ग्राम न्यायालय सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो कुछ जो सामाजिक सक्रियतावादी हैं उनको मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करता है ग्राम न्यायालय। ठीक है, भारत में चलित न्यायालय, इनका मानस पुत्र कौन है? जो चलित न्यायालय हैं, ठीक है, मोबाइल कोर्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी एक पहल थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम आगे। भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं कैसे? संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। ठीक है, तो इन सभी से केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर हैं कैसे? संवैधानिक प्रावधानों पर, बिल्कुल सही है। परंपराओं तथा व्यवहारों पर, ये भी ठीक है। और न्यायिक व्याख्याओं पर, समय समय पर जो न्यायालय व्याख्या करे उसके आधार पर, ये भी सही है। और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, ठीक है, जैसे क्षेत्रीय परिषद हैं, तो इन सभी के आधार पर केंद्र राज्य संबंध निर्भर होते हैं। ठीक है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भी ठीक। राज्यों के मध्य संबंध, ये भी सही है। समन्वय के लिए तंत्र, ठीक है, किसी विषय पर विवाद हो जाए तो समन्वय हो सके, और विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र। तो ये सभी संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, क्यों? योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग से। ठीक है, राज्य पर केंद्र का नियंत्रण है, इसलिए इसे म्यूनिसिपल संबंध भी कहा गया है। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। ठीक है, तो राजस्व का जो राजकोषीय संघवाद में संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के द्वारा राज्यों को। वर्तमान में सहायक अनुदान केंद्र प्रायोजित योजनाएं गार्डवेल सूत्र के अनुसार योजना के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण और कर सहभाजन में संसाधनों के आवंटन का एकमात्र माध्यम नहीं है। तो क्या है? तो जो गार्डवेल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं कौन से भाग में? भाग 11 में है केंद्र राज्य विधायी संबंध। ठीक है, अब हम इसके पहले वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, देखते हैं, तो पढ़िए आप। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया कि केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में सहायक अनुदान दिया जाता है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं इसमें दिया जाता है। ठीक है, गार्डगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, तो ये आपका नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, और कर सहभाजन, ये इसके माध्यम से भी संसाधनों का आवंटन होता है। ठीक है, तो कौन से नहीं होता है? गार्डवेल सूत्र के जो अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए है स्थानांतरण, उसमें शामिल नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन कौन सी? शक्तियों के वितरण को विनियमित करने, कौन कौन आर्टिकल हैं? आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246। केंद्र राज्य संबंध कहाँ पे हैं? तो 7वीं अनुसूची में है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूचियों में है। कौन सी? 7वीं अनुसूची, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ, उनको बताया गया है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, तो वो कौन से विषय होते हैं? जो समवर्ती सूची में सम्मिलित रहते। आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ हैं किसके पास? केंद्र और राज्य दोनों के पास हैं। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के बारे में विधि निर्माण की शक्ति। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं, कहाँ पे हैं? संसद में हैं। ठीक है,
तो अपशिष्ट शक्तियाँ किससे मिली हुई हैं? केंद्र को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के ने अपशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से। जो राज्य सूची के विषय हैं कुछ, उसमें संसद की विधायी शक्ति भी लागू होगी। आर्टिकल 249 के 1 में पारित प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं रहेगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। यदि कोई कानून बनाती है, ठीक है, संसद, तो वो 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगी अगर राज्य उसमें अनुमोदन ना करे तो। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी में से, ठीक है, प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। और ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में है। कहाँ पे? आर्टिकल 355 में है कि जो संघ है वो राज्य के लिए बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से रक्षा करे। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर एवं विधितर संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद है और राज्यपाल सम्मेलन, ठीक है। तो राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय के लिए ये संस्थाएं हैं। भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। इसका निर्माण कैसा होता है? तो स्रोत है इसका संविधान, ठीक है। तो आर्टिकल 263 में इसके निर्माण की व्याख्या की गई है। इसकी स्थापना कौन करता है? और स्थापना करता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद है, 263 के अंतर्गत है, संवैधानिक है और इसकी स्थापना करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलित कौन कौन से हैं? तो अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति है किसमें? तो 262 आर्टिकल में। और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब बना था? 1956 में। राष्ट्रीय जल नीति कब बनी थी? 1987 में। और नदी बोर्ड्स एक्ट कब बना था? 1956 में, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही है। तो जो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, ठीक है, इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई है। बिल्कुल सही है आपके। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, ये भी सही है। और यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ये भी सही है, ठीक है। और जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, तो ये भी दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है तो संसदीय कानून से, संसद में कानून बना था उसके तहत क्षेत्रीय परिषद बनी है। अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री, ठीक है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही है, बढ़ी है। और राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, ये भी सही है। तो इन दोनों इस कारण की वजह से ही इसकी मांग बढ़ी है, तो इधर पर कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, ठीक है, कथन भी सही है, तो दोनों आपकी व्याख्या भी कर रहा है। सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसके? संघ और राज्य क्षेत्र जो हैं, राज्य हैं, उनके मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों से, ठीक है, तो उसी के लिए गठित की गई थी। अभिकथन क्या है? सरकार या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है, ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। जब जब भी किसी की केंद्र सरकार बनी है या राज्यों में उसके विपरीत सरकार है तो वहाँ पे अनुच्छेद 356 का प्रयोग देखा गया है, ठीक है। तो सरकारी आयोग ने यही सिफारिश की थी कि जो 356 का प्रयोग है इसका कम से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह आयोग जिसने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद की स्थापना करने की अनुशंसा की थी। तो इस सरकारी आयोग ही था जिसने अंतर्राज्य परिषद है उसके स्थान पर अंतर सरकारी परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, जिस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है। तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर। सरकारी आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन थे? तो बी सिमरावन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एस आर सेन, ये दोनों उसके सदस्य थे। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, कब किया था? जनवरी 1988 में। भारत में संघ से संबंधित है कौन कौन है? भारत और जो संघ और राज्य संबंध से, तो सरकारी आयोग है, राजमन्नार समिति है और पुंछी आयोग है, ठीक है। ये तीनों आयोग राज्य और केंद्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है।
क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्य के कानूनों का कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। तो बिल्कुल सही है। और अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को अनावश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये भी सही है, कई बार दिए गए हैं। तो और उसकी कथन की व्याख्या भी है। ठीक है, तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। संविधान का अनुच्छेद जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 257 में। ठीक है, तो फिर से पढ़ लीजिएगा इसको। संविधान का अनुच्छेद जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ के कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 257 में। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन से भाग में है? भाग 12 में है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंध की विवेचना की गई है। तो 268 से 281 के बीच में, ठीक है, जो अनुच्छेद हैं उसके बीच में आर्थिक संबंध की चर्चा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 282 में है, विवेकाधीन। ठीक है, शक्तियाँ जो हैं केंद्र राज्यों के बीच विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं, विवेकाधीन अनुदान। ठीक है, तो केंद्र राज्यों के बीच में जो है वो है आर्टिकल 282 में। संविधान के अंतर्गत सीधे विदेश ऋण प्राप्त करने के संबंध में राज्यों की स्थिति है। तो जो राज्य हैं वो सीधे विदेशों से ऋण नहीं ले सकते। ठीक है, उसके लिए अनुमति लेनी है आपकी भारत सरकार की। विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 265 में कहा गया है। ठीक है, जब तक कोई विधि नहीं बनाई जाएगी ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत करों का केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिएगा। संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, केंद्र द्वारा लगाया जाता है तथा राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। ठीक है, केंद्र द्वारा लगाया जाएगा और एकत्रित भी वही किया करेगा केंद्र, लेकिन वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच बांटा जाएगा। तो वो है अनुच्छेद 270 में। ठीक है, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर कौन लगाता है? तो संघ द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और संघ द्वारा ही इसको एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत आयकर, भू राजस्व, निगम कर, जीएसटी में से वह कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो भू राजस्व कर है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा ही वसूला जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है किससे? मुकदमे तथा कार्यवाही से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 301 में अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को कृषि आयकर समनुदेशित करता है। तो भारत का संविधान कहता है कि राज्य सरकारें कृषि आय पर कर लगा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपातोपबंध से। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।